के यूजेस पढ़े थे और उसके बाद में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज भी अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। इसके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज किया जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि इसकी हिंदी में जो पहचान होती है वो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। और इंग्लिश में जो एडवर्ब होती है वो मैंने आपको बताया था कि एट प्रेजेंट, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है इस टेंस का, जिसको इंग्लिश में पहचान बोल सकते हैं अपन, जैसे एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, nowadays, these days। ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आते हैं। और इसके हेल्पिंग वर्ब अपन ने चर्चा की थी, इज, एम और आर। इज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, नेम आदि के साथ में, और आई के साथ में अपन एम का यूज करते हैं। और आर का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू और दे, क्योंकि आई तो यहाँ एम के साथ आ जाता है। और इसकी जो मुख्य क्रिया थी वो मैंने आपको बताई थी V4, जिसको आप लोग V1 प्लस ING कहते हैं। यानी V जब वर्ब में ING लग जाता है तो वो V4 हो जाती है। V1, V2, V3 और V4, और एक होता है V5, क्रिया की पांचवी फॉर्म। जब क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, क्रिया में जब एस या ईएस लग जाता है तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मानी जाती है। और इसी प्रकार क्रिया में जब आईएनजी लगता है तो वो वर्ब की चौथी फॉर्म मानी जाती है। अब बात करते हैं अपन, जैसे एग्जाम में कई बार सेंटेंस आ जाता है, ऐसा सेंटेंस बहुत बार पूछा गया है, लिसन, सुनो, आई, यहां ब्लैंक दे दिया, यहां टेल दे दिया, एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। इस प्रकार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहां भी ये देखते हैं क्या, एक तो ये रीशन वर्ड पड़ा है, एक के लास्ट में नाउ दिया हुआ है। नाउ का मीनिंग होता है अब, ये कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। तो ये देख करके अपने को पता लग गया है कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी। तो यहां आई के साथ में अपन क्या लगा सकते हैं, आई एम टेलिंग। तो क्या हो जाएगा, आई एम टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। कई बार ऐसा आता है, ये सेंटेंस, ये वर्ड दिया हुआ रहता है, लुक, देखो। अगर कोई व्यक्ति अपने को कह रहा है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है, किसी तीसरी वस्तु के बारे में अपने को डिनोट कर रहा है, तो उसके साथ में अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे ऐसा सेंटेंस आता है, यहां ब्लैंक दे दिया और यहां आ गया रैन।
अब लुक ऐसा जब आपको वर्ड देखने को मिल जाए सेंटेंस में तो आप समझ आना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करवाना चाह रहा है एग्जामिनर, तो वहां अपने को इज एम आर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म यूज करनी है। और वैसे भी इसके एंड में आपको इसके एडवर्ब ऑफ टाइम जरूर दिया हुआ मिलेगा। तो यहाँ इट सिंगुलर है इसलिए यहाँ इस लगा देंगे और रेन में आईएनजी लगा देंगे तो रेनिंग हो जाएगा। इट इज लुक, देखो इट इज रेनिंग नाउ, देखो बारिश हो रही है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं अपन इसका। बहुत बार पूछा गया है, टीचर एन इंटरेस्टिंग पॉइंट एट दिस टाइम। तो यहां क्या आ जाएगा, टीचर सिंगुलर है तो सिंगुलर शब्द के साथ में इज का प्रयोग करेंगे अपन। तो यहां हो जाएगा इज टीचिंग। क्या हो जाएगा, टीचर इज टीचिंग एन इंटरेस्टिंग पॉइंट एट दिस मोमेंट। एक और देखते हैं, जैसे वी स्टडी these days। तो आपको अगर इस टेंस का यूज करवाएगा एग्जामिनर तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम जरूर दी हुई मिलेगी। अब यहाँ इस सेंटेंस के अंदर देखो these days दिया हुआ है, तो these days देखते ही आपको पता लग गया कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है इज एम आर प्लस V4 आता है। तो यहाँ अपन कर देंगे वी आर स्टडिंग। हम आजकल हमारे प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। ये इसका यूज था कौन सा टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब इसके बाद में अपन चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है कि जो काम, जिस काम की अपन चर्चा कर रहे हैं वो काम बोलते वक्त भी जारी है। यानी हम जिस समय बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उस वक्त भी ये काम जारी है। तो वहां अपने को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म काम में ली जाती है। यानी जिस टेंस में आईएनजी लगता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्सप्रेस करता है, ध्यान देना। अब अपन चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो इसके नाम से ही पता है परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, पूर्ण हो जाना। यानी एक निश्चित समय में इस टेंस में कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है। क्या हो गया होता है, कंप्लीट, यानी पूर्ण हो गया होता है। अब इसकी हिंदी में जब पहचान देखते हैं अपन, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको पता होनी चाहिए। तो हिंदी में क्या होती है, हिंदी वाक्यों के
क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, अथवा लिया है, लिए हैं, आदि शब्द आते हैं। यानी ये वर्ड हिंदी सेंटेंस में अपने को देखने को मिलेंगे। और इंग्लिश में इसकी एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होती है, ध्यान देना। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑलरेडी हो गया, येट हो गया, जस्ट हो गया। ऑलरेडी, येट, जस्ट या जस्ट के साथ में नाउ आ जाता है। एक वर्ड होता है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब हाल ही में। एक हो गया टिल नाउ, ठीक है। एक आता है सो फार। ऑलरेडी, येट, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, टिल नाउ, सो फार। कई की बार अप टू नाउ भी आ जाता है, वो भी इसी टेंस की एडवर्ब मानी जाती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस की, जिसको अपन हैज भी बोलते हैं शॉर्ट में। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज का यूज कहां करते हैं, हैज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में। और हैव का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे, इनके साथ में अपन हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में अपन हैज का यूज करेंगे। और मुख्य जो क्रिया होती है, जो मैन वर्ब बोलते हैं जिसे, वो क्या होती है इस टेंस की, V3 होती है। ध्यान देना, मैंने आपको जब टेंस शुरू किए थे तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डू, डज और डिड, इनके साथ में हमेशा V1 का प्रयोग होता है। इसका होता है V1 आती है। और हैज, हैव और हैड, इनके साथ में हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। कहीं भी देख लेना चाहे, अगर हैज, हैव, हैड, इनके जस्ट बाद में आपको टू मिलता है, जैसे किसी सेंटेंस में हैज टू आ गया या हैव टू आ गया या हैड टू आ गया, तब इनके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आपको सिंगल जो अकेला जो हैज, हैव, हैड आएगा, उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो ध्यान देना, हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और डू, डज और डिड, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है ये देखते हैं अपन। जैसे सिंपल सेंटेंस की अगर बात करें, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, तो उसमें क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया हुआ मिलेगा, उसके बाद में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखो यहां एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में अगर मेन वर्ब के बाद में जो वर्ड होता है उस पर यदि सब्जेक्ट का अगर प्रभाव पड़ता है, अगर इफेक्ट पड़ रहा है, यानी
सब्जेक्ट कर्ता से जब प्रभावित हो रहा है तभी वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अगर उस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मानेंगे अपन उस वर्ड को। अदरवाइज वो शब्द किस में माना जाएगा? कॉम्प्लीमेंट में माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर सेंटेंस में अपन ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जिस पर सब्जेक्ट के कोई कर्म करने से या किसी कार्य करने से या सब्जेक्ट के डूअर होने से उस वर्ड पर अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है, अगर वो शब्द प्रभावित हो रहा है, ठीक है, तो ही वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अदरवाइज क्या माना जाएगा? कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि राम, ध्यान देना, राम इट्स ए मैंगो। तो यहां जो राम है वो डूअर है। राम क्या है? डूअर है, सब्जेक्ट है। और मैंगो क्या है? मैंगो क्या है? एक फ्रूट है। फ्रूट का मतलब फल। तो ये मैंगो किसके द्वारा खाया जा रहा है? राम के द्वारा खाया जा रहा है। इसका मतलब राम का मैंगो पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या मानेंगे अपन? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि वो वर्ड जो सेंटेंस के सब्जेक्ट से प्रभावित होता है, यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, वाक्य का कर्ता होता है, उसका उस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है, वो वर्ड ऑब्जेक्ट में आता है। जिस वर्ड पर प्रभाव नहीं पड़ता है वो वर्ड हमेशा कॉम्प्लीमेंट में गिना जाएगा। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है, सीधा सा मीनिंग है। जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है वो तो होता है ऑब्जेक्ट, और जिस पर कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कर्ता चाहे काम करे या ना करे सेंटेंस में, वो अप्रभावित रहता है, तो उस वर्ड को अपन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बेटा क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। पूरक का मीनिंग होता है जो वाक्य को पूर्ण करने का काम करे, उसे अपन कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देना, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई। सब्जेक्ट आएगा, हैज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अदर वर्ड में और कुछ आ सकता है। जैसे एक सेंटेंस है, हिंदी का सेंटेंस देखते हैं अपन। आपने कहा मैंने मेरा काम पूर्ण कर लिया है या पूरा कर लिया है। इस सेंटेंस को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, मैं मेरा काम पूरा कर चुका हूं या पूर्ण कर चुका हूं। ध्यान देना। तो अब यहां सब्जेक्ट क्या आएगा? मैं, आई को क्या बोलेंगे अपन? मैंने। अब यहां आई के बाद में हैज और हैव का यूज करना है। तो अब आपको मतलब गलत नहीं करना है, यहां ध्यान देना है कि आई सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, सिंगुलर में है। तो आई प्लूरल में आता है तो प्लूरल के साथ में आपने को हैव का यूज करना है। तो यहां आई के साथ में क्या आ जाएगा? आई हैव। क्या आ जाएगा? आई हैव, ठीक है। अब वर्ब क्या है? यहाँ क्रिया क्या है? इसमें पूर्ण कर लेना, पूर्ण करना। तो पूर्ण करना को क्या बोलते हैं? कंप्लीट। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कंप्लीटेड। ईडी लगा दो। आई हैव कंप्लीटेड मेरा काम, माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब इसी सेंटेंस को मैं अगर नेगेटिव में चेंज करूं, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य जिसमें नोट का यूज हो, जिसमें नोट का प्रयोग करे वो वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें जैसे ये वाक्य है, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है, इस वाक्य को अगर हिंदी में अपन नेगेटिव बनाए, मैंने मेरा काम पूर्ण नहीं किया है, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? नोट लग जाएगा। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई
वर्क। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस में अपन नॉट का यूज करते हैं। अब तीसरा सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कर्ता कोई ना कोई प्रश्न कर रहा है। अब यहाँ इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको कल पहचान बताई थी है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, वो हमेशा क्या से शुरू होता है। हिंदी का वाक्य तो क्या से शुरू होगा, और इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो इंटेरोगेटिव की जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अंतर बस इतना ही है, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ इसी सेंटेंस को अपन अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्या मैंने मेरा काम पूर्ण कर लिया है, तो यहाँ क्या बनेगा, हैव, तीसरा सेंटेंस है हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ये ध्यान देना, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। अब एक चौथा सेंटेंस है, पहले तो अपन ने सिंपल सेंटेंस में नोट का यूज किया था, अब यहां अपन इंटेरोगेटिव में नोट का यूज करेंगे। तो ये फिर क्या बन जाएगा, क्या मैंने मेरा काम पूर्ण नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट। सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में हमेशा नोट आता है, ध्यान देना, सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में नोट आएगा। हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, लगा दिया। अब पांचवा होता है, पांचवा सेंटेंस कौन सा होता है आपको पता है, अपन ने चर्चा की है, WH वर्ड इंटेरोगेटिव। तो WH वर्ड इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो ये स्ट्रक्चर लगाई है उससे पहले अपन WH वर्ड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, WH वर्ड में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 अदर देन ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर किस में फॉलो करनी पड़ेगी, WH वर्ड वाले में। अंतर इतना ही होता है कि जो अपन ने तीसरा सेंटेंस बनाया उससे पहले WH वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा। जैसे मैंने मेरा काम पूर्ण कैसे किया है, या कैसे कर लिया है, या क्यों किया है, ठीक है ना। तो क्यों से अगर बनाते हैं अपन, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। वाई के बाद में जो तीसरा सेंटेंस है वो एज इट इज आएगा, वाई हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। वाई हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। छठा सेंटेंस है, इसमें अपने को नोट जोड़ना है। क्या जोड़ना है, नोट का प्रयोग करना है। और नोट का प्रयोग करते हुए तो हो जाएगा, वाई हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। वाई हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा काम पूरा क्यों नहीं किया है। तो यहां WH वर्ड से इंटरोगेटिव हो गया, WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। ये जो नोट आ रहा है, जो 6 सेंटेंस है, उसमें अपन ये आई के पहले भी लिखा सकते हैं, व्हाई हैवंट आई कंप्लीटेड माय वर्क, ऐसे भी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ये है। अब देखो, ये तो था हिंदी से इंग्लिश में। अब बात करते हैं अपन डायरेक्ट यूजेज किया जाते हैं। वो जो सेंटेंस यहाँ इसका यूज कहाँ होता है, वो सेंटेंस जो एक निश्चित समय में पूरा हुआ है और उसका प्रभाव वर्तमान में भी जारी है, यानी उसका जो अपन ने काम किया है उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में भी अपने को दिख रहा है सेंटेंस के अंदर। तो वहां उस कंडीशन में अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का
यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे आपने कहा कि आई यहां ऑलरेडी लगा दिया मैंने, यहां ब्लैंक दे दिया, यहां वर्ब दे दी लर्न। दिस पॉइंट। तो अब देखो यहां क्या है, आई के साथ में हैव लगाएंगे। ये जो ऑलरेडी जो एडवर्ब होती है वो हमेशा मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में है, ध्यान देना। ऑलरेडी है, जस्ट है। आई हैव ऑलरेडी लर्नड, आई हैव ऑलरेडी लर्नड दिस पॉइंट। मैं पहले ही इस कविता को याद कर चुका हूं। तो इसमें क्या है, अब मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब याद कर लिया है। तो अब इसका प्रभाव क्या है सेंटेंस में, इसका प्रभाव ये है कि अब मुझे ये पोएम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले से ही इस पोएम को तैयार कर चुका हूं, या मैंने इस पोएम को, कविता को पहले से ही लर्न कर लिया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये मैन यही है कि मैं जो सेंटेंस है, कोई काम इस टेंस में एक निश्चित समय में कंप्लीट हो जाता है और उस काम का प्रभाव हमें वर्तमान में भी देखने को मिलता है। हमें वर्तमान पास्ट में पूरा हुआ है। अभी ये जो स्टूडेंट है इसने ये पॉइंट पास्ट में यानी पास्ट टाइम में कुछ समय पहले याद की है, लेकिन उसका जो याद करने का जो काम था, सीखने का, उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में भी जारी है। उस कंडीशन में अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। मैन मोटो इस टेंस का यही है। ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस है, सी राइट ट्वेंटी पॉइंट्स सो फार। तो यहां क्या होगा, इसमें हो जाएगा सी हैज, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। तो सी हैज रिटन 20 पॉइंट सो फार। वह अब तक, सो फार का मीनिंग क्या होता है, सो फार को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्यान देना। सो फार यानी अब तक। वह अब तक 20 कविताएं लिख चुकी है। तो मतलब 20 तो लिख ली, लेकिन अभी भी वर्तमान में भी वो क्या है, लिख रही है, उसका काम जारी है। तो ऐसे कंडीशन में अपन किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, दे टेक डियर लंच। यहां मैंने ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, दे हैव ऑलरेडी टेकन डियर लंच। वे पहले ही अपना लंच ले चुके हैं, दोपहर का खाना, दोपहर का भोजन ले चुके हैं। तो ये यहाँ इसके कुछ 2-4 सेंटेंस हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाते हैं और उसके बाद में अपन नेक्स्ट टेंस पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस